मन में आया क्योंकि जो स्कूल से जो नया बच्चा रहता है, एक जैसे एक मिट्टी रहता है, उसको जैसा जो शेप दिया जाएगा वैसा वो करेगा। तो मेरी बैठ के फुल आएंगे नहीं, ऐसे करो। हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है एज ए पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे फेमस कॉलेज के जूनियर, जिनका नाम है मिस्टर अभिषेक आनंद, और आज वो एज ए स्टेशन मास्टर इंदौर ज़िले में कार्यरत हैं और उनकी पोस्टिंग जो है वो न्यू खतौली में है। तो चलिए चलते हैं, मिलाते हैं आपको मिस्टर अभिषेक आनंद से। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं श्री सुबीर सरदा में धन्यवाद करना चाहता हूं सर कि आपने अपना कीमती समय मेरे के लिए दिया और यहाँ पर आए, हम लोग इतने सालों बाद मिले। मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कॉलेज में सर मेरे सीनियर हुआ करते थे, तो कॉलेज में भी उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। और सर 2017 में पास आउट हुए हैं, मैं 2018 में पास आउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि सर 2017 के बाद इतनी लंबी मुलाकात मुझे लग रहा अभी हो पाई है। तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहता, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता, फिर भी आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी लाइफ में किस तरह के उतार चढ़ाव हुआ है? आपने अपना मतलब स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट करी और क्या दिमाग में आया कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो आज की जो हमारी जो पॉडकास्ट होगी उसी ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि कोई लोग जो लोग देखें हैं वो उनसे इंस्पायर हो आपसे कि किसी को स्टेशन मास्टर बनना है तो किस तरह से फोकस करे, क्या मतलब रूल फॉलो करे, किस पे फोकस करे, वो सारी चीज़ों को लेकर आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्कूलिंग की। जी, आपकी जो स्कूलिंग थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका होम टाउन क्या है, वो सारा हम थोड़ा सा कवर करेंगे। आप थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करें। सर मेरा होम टाउन तो प्रयागराज में है और मेरी स्कूलिंग भी प्रयागराज में हुई है। मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। तो 2012 में मैंने 10th पास किया था और मैं 82.8 मेरे परसेंटेज था, जो मतलब मैं अपने स्कूल का टॉपर था। इसके बाद कुछ लोगों ने मतलब परिवार ने या आसपास के लोगों ने मुझे गाइड किया कि एक कोर्स होता है पॉलिटेक्निक के थ्रू, डिप्लोमा एक कोर्स होता है, उसमें लोगों ने मुझे प्रेरित किया। तो मैंने उसका इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। और जो यूपी का बेस्ट कॉलेज है हिबे पॉलिटेक्निक लखनऊ में है, वहाँ से मैंने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर मुझे था कि डिप्लोमा के बाद मेरे को ग्रेजुएशन करना है, और फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए बीटेक के लिए अपना यूपीटीयू का एंट्रेंस दिया। उसमें मेरे को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा अलॉट हुआ, और ये मेरी खुशनसीबी रही कि मेरे को इतना अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ। और आप जैसे सीनियर और मेरे जैसे कुछ दोस्त हैं जो लाइफ टाइम तक रहेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और आप जैसे व्यक्तित्व जैसे और मेरे जो दोस्त लोग, जिन लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। तो सर 2018 में मैं बीटेक पास आउट रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे, जैसे आपके 12th में 80% थे, 82.8 सर 10th में 82, 12th में कितना था? 10th के बाद फिर मैंने फिर लाइक डिप्लोमा की मतलब 12th मैंने नहीं किया था, मतलब 10th के बाद आपने डायरेक्ट मतलब इंटरमीडिएट जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, जो कि हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक, हाँ 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, वो 10th के बाद हम मैंने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th कर लेते हैं। अगर उनको ये बोला जाए कि भाई अब 10th के बाद आप सीधा पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लें या फिर इंट्रेंस दें, इसके बाद में आप पॉलिटेक्निक कर लें, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई हम 10th के बाद क्यों करें। बहुत सारे लोग होते हैं भाई 12th के बाद करो, वो एक मिथ बनी ये लोगों की कि भाई 12th के बाद ही सब कुछ भी करना होता है। बट आई थिंक 12th और या फिर डिप्लोमा वो एज ए समकक्षी दोनों का मतलब दोनों का, तो हमारे हिसाब से क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे पास टेक्निकल डिग्री आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब एज ए 12th ही मतलब कहलाता है। बिल्कुल सर। तो इसके बाद में 12th के बाद जब आपने किया 10th के बाद, तो आपको मतलब ऐसा कौन था जिसने ये बोला कि भाई अब पॉलिटेक्निक करना चाहिए? सर जैसे मेरे जो पिताजी हैं वो जूनियर इंजीनियर हैं, और एक मेरे रेलवे में नहीं सर, यूपी स्टेट बोल लो, यूपीपीसीएल में है। और मेरे एक जो रिलेटिव है वो भी जैसे उसमें जूनियर इंजीनियर है,
तो अभी तो प्रमोट हो गए हैं, प्रमोशन से असिस्टेंट इंजीनियर हो गए। तो उसमें था मतलब उन लोग ने मेरे को गाइड किया कि जो जूनियर इंजीनियर बनते हैं वो डिप्लोमा के थ्रू ही बनते हैं उसमें, है ना। तो वहाँ से एक मतलब मेरे को एक मन में आया, क्योंकि जो स्कूल से जो नया बच्चा रहता है, एक जैसे एक मिट्टी रहता है, उसको जैसा जो शेप दिया जाएगा वैसा वो करेगा। तो 10th के बाद उतना मतलब मेच्योर नहीं होते लोग जी कि उनको मेच्योरिटी नहीं आती कि अब क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, बस वो करे जाते हैं। और बट उस टाइम मेच्योरिटी आना बहुत बड़ी बात है, और आपको वो मेच्योरिटी आई क्योंकि हम भी मतलब बहुत ही ध्यान से थे, हमको भी ये चीज़ कोई बता रहे थे कि आपको 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहिए। हमने भी 12th किया, फिर 12th के बाद 14 किया जी, 12th के बाद फिर से हमने 3 साल वाला 14 किया। मतलब ये तो देखो जी सर। तो मतलब टाइम वेस्ट होता है उसमें, हमारे ईयर वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो आपने फिर पॉलिटेक्निक किया, आपको हीवेट मिल गया। हीवेट में आपकी जो पॉलिटेक्निक की ब्रांच थी वो क्या थी, सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उस टाइम हमारे समझ से तो आपके इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई थिंक हीवेट काफ़ी अच्छा पॉलिटेक्निक का लगभग माना जाता है। और जो ब्रांच है आपकी वो भी मतलब एज ए कोर ब्रांच मानी जाती है उस टाइम की। बिल्कुल। तो ये मतलब काफ़ी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर आए होंगे। तो उसके लिए आपने जो एंट्रेंस एग्जाम आपने जो दिया था उसकी कहीं आपने तैयारी करी थी पॉलिटेक्निक की? नहीं सर, कोई कोचिंग तो नहीं किया था उसकी। जैसे नॉर्मल मैं प्रयागराज में रहने से मेरा ये फ़ायदा था कि वहाँ जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज को सरस्वती की नगरी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप नॉर्मल की रोड पर निकल जाए मेरा तो आपको कई किताबें दिखेंगी। तो कुछ ऐसी भी किताबें आप दिखेंगी जिसमें हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। तो वहाँ पे जैसे तो डिप्लोमा की एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैंने नॉर्मल एक किताब ली थी। उस किताब से ही जिसमें सारे सब्जेक्ट का दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, उससे मैंने आइडिया लिया। तो उसमें ये बोला गया था कि हाई स्कूल के ही सिलेबस पे बेस्ड रहता है। तो मैंने हाई स्कूल 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है उसी को मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया और एंट्रेंस की तैयारी की। तो उसमें उसकी वजह से मेरे इसके बाद अच्छा ठीक है, फिर पॉलिटेक्निक किया आपने, मतलब फिर पॉलिटेक्निक के बाद आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए? फिर आपको बीटेक का कैसे दिमाग में आया कि अब पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहिए? सर देखिए, पॉलिटेक्निक तो आपने जैसे बोला कि पॉलिटेक्निक जो है 12th के समकक्ष होता है। तो अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या एक हम लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हमारी सोसाइटी में ये है कि सरकारी नौकरी का एक वो है क्रेज है, मतलब भौकाल। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो मतलब ही बोले, चाहे भले आप पैसे ज़्यादा कमाते हो गवर्नमेंट जॉब से, लेकिन एक सरकारी नौकरी का जात क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा आजकल तो भौकाल है। बिल्कुल सर। तो एक तो ये गलत धारणा है, इसका मैं खंडन करूँगा। प्लस दूसरी चीज़, उस समय मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या क्या नहीं होता है, क्या होता है। तो 12th बेस पे से ज़्यादा अच्छी और बढ़िया नौकरी तो सर ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगी, उससे अच्छी नौकरी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिलेगी। तो इसलिए मेरा जब ये वन था कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, तो ये हुआ कि 12th बेस से अच्छा लगा ग्रेजुएशन कर लो, ताकि ग्रेजुएशन लेवल पे और अच्छी मिलेगी। बात कर रहे थे आप में बीटेक के बाद। जी सर। ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले गए, आपने प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं देखा? या आपका जो व्यू था वो क्लियर था पहले से ही कि हमको बीटेक इसीलिए करनी है, बीटेक आपने एज ए बैचलर करी होगी, या फिर मतलब क्या आपका मोटो था, क्या आपका लक्ष्य था, वो हम जानना चाहेंगे। सर देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो माता पिता समाज एक प्रेशर पहले से ही मतलब एक बना दिया जाता है या दे दिया जाता है कि सरकारी नौकरी ही बेस्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। हालांकि अभी लगता है कि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही एक मेजर फोर्स रहा जिसकी वजह से मैंने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया था कि मेरे को सरकारी नौकरी की तरफ ही रुझान करना है। और तो आपने पहले जैसे बताया कि जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा 12th के इक्विवेलेंट होता है। अगर मैं डिप्लोमा के बेस पर सरकारी नौकरी करूंगा तो थोड़ा छोटी लगेगी, ग्रेजुएशन के लेवल पर करूंगा तो थोड़ा सा और अच्छी लगेगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि बीटेक मुझे करना चाहिए। आपने जब किया मतलब पॉलिटेक्निक, तो आपने कहा बीटेक शुरू कर लेंगे तो 3 साल का हो जाएगा। तो आपने जब बीटेक किया था तो मतलब आपने कोई तैयारी करी थी या फिर इंटरेस्ट दिया लीड का और डायरेक्ट आपका हो गया था? सर वो जो UPTU है, जैसे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो अभी UPTU के अंदर एक लीड एग्जाम होता है ना, LWG REE, ठीक है, लीड हाँ, लेटर, बिल्कुल सर।
तो जो UPTU अभी जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें डायरेक्ट डिप्लोमा वालों के लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए जो आप इंटरनल टेस्ट का नाम बता रहे हो वो होता है। तो उसमें भी नॉर्मल सर कुछ कोर ब्रांच की बुक पढ़ लिया, और एक मेरे पास इंट्रेंस की बुक थी जो मैंने डिप्लोमा के सीनियर से लिया था, उस बुक से थोड़ा बहुत मैं देखता रहता था, तो उसकी वजह से। और आपको डिप्लोमा में मैकेनिकल था आपका, बीटेक में भी आपको मैकेनिकल मिला जी, तो आपका मैकेनिकल पे ही फोकस था, राइट जी? मतलब या फिर आपने कोई दूसरी काउंसलिंग, पहले काउंसलिंग में आपको मिला था जी? बिल्कुल, मतलब मैकेनिकल पे ही फोकस होगा बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि जो डिप्लोमा है ऊपर ट्रेनिंग आपका वो मतलब पीछे की डिग्री है वो उसी के साथ में स्टूडेंट साहब बिल्कुल वो फ़ायदा दे, मतलब आगे की जो भी। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपने बीटेक लाइफ को कैसे एंजॉय किया, थोड़ा सा कुछ मतलब 3-4 साल हमने देखा बीटेक लाइफ में काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं 3-4 साल की जो लाइफ होती है, और सबसे ज़्यादा सीखते हैं वहाँ से। तो कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मतलब कैसे आपने मतलब सर बीटेक की जो लाइफ है वो मतलब कि इतनी, वो मेरे जीवन का जो हिस्सा है वो इतना हसीन है और इतना खुशनुमा बीता है कि मतलब कि मैं उसको अभी आपके सामने इंटरव्यू में 1-2 लाइन में मैं उसको बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड है और वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है अभी भी, आज भी। मतलब आज की डेट में भी मैं जैसे अपने दोस्तों से मिलता हूँ या आपसे मिलता हूँ तो पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे हम लोग हॉस्टल में मस्ती किया करते थे, कैसे हम लोग कॉलेज में मस्ती किया करते, रात रात में जाते थे बैडमिंटन खेलने या बाहर चाय पीने, टपरी पे समोसे खाने। तो बस मैं इतना ही एलोबरेट कर पाऊंगा सर, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट है कि एक तो मैं बता नहीं सकता है दर्शकों के सामने कि बीटेक हम लोगों ने क्या किया, और उसको मैं 2-3 लाइनों में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही जब मतलब मैं इन सब चीज़ों को याद करता हूँ तो मैं खुद से भी अंदर से बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि लोगों से मतलब दोस्तों से जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है। हम लोगों ने जो मस्तियाँ की है आज भी मेरे को याद रहता है। लास्ट डे कैसे था, हम लोग कैसे आपको विदा किया, हम लोगों की विदाई कैसे हुई, तो सब याद आती है। हाँ, जैसे कि थोड़ा सा हमको भी, जैसे जब हम लोग बीटेक कर रहे थे और गवर्नमेंट कॉलेज में आज भी थोड़ा बहुत जैसे मतलब उसका नाम तो वैसे रैगिंग बोलते हैं, लेकिन वो रैगिंग तो नहीं होती, लेकिन जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, बिल्कुल जूनियर आते हैं, नए फ्रेशर्स वगैरह आते हैं, तो सीनियर्स वगैरह आए उनसे इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो उस टाइम उनको काफ़ी ख़राब लगता है। लेकिन अगर वो बॉन्डिंग अगर हम लोग अगर वो बॉन्डिंग हम लोगों की नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल सर, मतलब जहाँ तक हमको लगता है कि बहुत ही अच्छे रिलेशंस हमारे मिलते हैं वहाँ पे, और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। बिल्कुल अगर आप निभाने वाले हो, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया और वो बीटेक कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से ही मतलब है, बाकी मतलब ना ही दोस्ती ना ही मतलब जूनियर सीनियर से मतलब नहीं होता। जी 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 सर। और हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि सारे काम करने चाहिए, क्योंकि आपने वो बीटेक लाइफ स्पेंड कर दी है, क्योंकि हमारी मतलब यादें जो हैं वो यादें याद करते हैं, अच्छा लगता है। आज भी मेमोरी होती है, फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, उनको देखते हैं तो अच्छा लगता है। और जूनियर सीनियर बहुत सारे मतलब जूनियर सीनियर रहे हैं हमारे टच में, आज भी हैं, और हम कोशिश करते हैं लोगों के टच में ही रहें, तभी तो आज हम तुमसे यहाँ पे आपसे बैठ के ये पॉडकास्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसी जो हमारा जो बॉन्डिंग बनी थी जूनियर सीनियर की, वहाँ से हमारी बनी थी, और हम आज एज ए मतलब बहुत ही अच्छे टच में हैं, और भी कई सारे दोस्त हैं। बिल्कुल सर, बहुत मतलब वहाँ से एक तरह से एक फैमिली, सेकंड फैमिली जो थी हमारी, मतलब हम सेकंड फैमिली कह सकते हैं। और वहाँ से मतलब स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है, पर जब वहाँ पे आते हैं तो आने का मन सा नहीं करता, राइट? मतलब वो लोग जब बिछड़ते हैं, वहाँ से विदाई होती है हम लोगों की, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, मुझे तो याद है आप लोगों को, जब मेरे दोस्त लोग जब आप लोगों को विदा करने स्टेशन पे, हम लोग अतरा स्टेशन पे गए थे, तो बहुत ही भावुक माहौल हो गया था हम लोग ने। वहाँ पर भी कुछ जो वहाँ पर कुली रहते हैं, जो वहाँ पे बेचने वाले रहते हैं, उन लोगों के साथ मस्ती की थी, और बाद में ट्रेन आने के बाद बहुत भावुक माहौल हो गया था, हम लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो ये तो बात आपने सही कहा सर कि एक सेकंड फैमिली है, और आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने देखी, जैसे आपने बोला पढ़ाई के अलावा भी हम लोग करिकुलम एक्टिविटी करते थे एक्स्ट्रा, तो आप तो मार्गदर्शन में हम लोगों ने कल्चरल में पार्टिसिपेट किया। मैं और मेरा रूम पार्टनर संजीव थे, तो हम ही दोनों सबसे पहले आए थे। तो कल्चरल में आपको पता है कि संजीव ने, और एक बार मैंने जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था। तो वो तो बात सही है कि सर कुछ लोग पढ़ाई में ही रह जाते हैं, तो वो लाइफ मिस कर देते हैं, और उसी की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर जो हेजिटेशन था वो थोड़ा सा खुला, और आज भी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ भी जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, और
यही है सर कि हाँ, कल्चरल एक्टिविटी, लिटरेरी एक्टिविटी, कई चीज़ों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उससे जो हम लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत ही मतलब मेरे जो इतना मैं आगे आया, अभी तो और आगे जाना है, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा योगदान उस चीज़ का रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही है। तो जो भी मतलब हमारे हिसाब से जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी जूनियर सीनियर आए, हम तो यही चाहिए कि अच्छे से टच में रहें। वही फ्यूचर में अब जब भी आपको कहीं पे भी हैं, किसी भी लोकेशन पे हैं, आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस चीज़ के अगर आप टच में हैं, सपोज को आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पर जाते हैं, आपने फ़ोन किया, अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि आप नए नहीं हैं वो चीज़ को करने वाले, आपसे पहले आपके सीनियर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए होते हैं, और इंडिया में, वर्ल्ड में, मतलब हर जगह। तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारी भी ये मेंटलिटी थी कि हम जब कहीं भी हों तो हर जगह पे, हर लोकेशन पे अच्छे अच्छे ओहदे के हमारे मित्र बने, हमारे दोस्त बने, उनसे हम फ़ोन कर सकें, हाँ भाई कहाँ है, क्या है, जो भी। और तो वो चीज़ काफ़ी हमको अच्छा लगा, और आज उस चीज़ का हमको फ़ायदा भी मिल रहा है, हमने जहाँ तक देखा है। बिल्कुल। और हम पुरानी यादों को अगर हम देखें, ये पुरानी यादें जो हमने करी थी बीटेक में, और काफ़ी मतलब हम जब वो वीडियोज देखते हैं तो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, और उस लाइफ को बहुत ही मिस करते हैं। और हम मतलब ये एक बात और बोलना चाहेंगे जी, मिस्टर अभिषेक आनंद जो हैं, ये हमारे फेवरेट जूनियरों में से एक जूनियर थे। बहुत मतलब इसके बाद एक और बंदा है, और भी फेवरेट है, लेकिन उसका और नाम लेना चाहेंगे। वो दिल्ली का बंदा है, उसका नाम संजीव पुरी है। मतलब ये दोनों हमारे हिसाब से फेवरेट जूनियर में से एक थे। मतलब किसी भी स्थिति में अगर हम कॉल कर दें, कुछ भी हो, कभी ये लोग मना नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी थी इनकी। कभी कभी ऐसा है, देखो मतलब ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे सीनियर्स थे, मतलब हमारे जानने वाले थे, सीनियर्स थे, हमारे क्लास के भी थे। ऐसा नहीं कि तुम जूनियर पे खर्चा कर रहे हो ज़्यादा, तभी आपके वो बनेंगे, तभी आपके वो ऐसा बनेंगे। ऐसा हमारे हिसाब से वो बहुत खर्चा बहुत ही कम करते थे, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे, जितना थे वो हम करते थे। बट ऐसा नहीं है, अगर आप बोलचाल, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका करेक्टर अच्छा है। इसमें सर एक चीज़ मैं जोड़ूंगा कि जैसे खर्चे वाली बात आई या फिर रैगिंग वाली बात आई है, तो मुझे याद है कि हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई सीनियर कैंटीन के आसपास रहता था तो हम लोग जानबूझ के जाके उसको विश करते थे, और बातों में ऐसा फंसाते थे ताकि वो कैंटीन में जाए और कुछ खर्चा वर्चा करे, तो हमारे ताकि पराठे खाए, मीठा कुछ चढ़ा देगा, चाहे ये कुछ भी मिल जाए फ्री में, जो भी मिल जाए वो अच्छा रहता था। क्योंकि वो होता मतलब क्योंकि जूनियर जैसे आगे से कोई सीनियर होता है, कहीं भी तुम जा रहे हो, वो आपका किराया देगा, कहीं भी हो आप खाने पाने का, तो मतलब सीनियरों का दायित्व बनता है वो दे पाए। तो वो हम लोग वो मतलब स्टार्टिंग से लेके हम लोग, हमारे जो सीनियर थे वो हमको करते थे, और हम आप पे करते हैं, आपके जूनियर आए हुए आपने वो उनको फॉलो किया हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये चीज़ आज भी फॉलो होती है, और हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये माने कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। और बट कुछ लोग इस चीज़ को रैगिंग का नाम देते हैं, वो बहुत ही बेकार नाम है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हम रिलेशंस डेवलप करते हैं। तो अब ये तो फिर चलो हंसी मजाक की बात है, हम लोगों के साथ में कई सारे वीडियोज़ भी हैं जो हम लोग कल्चरल फेस्टिवल वगैरह में कई सारे किए हैं, तो वो आज देखते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। आरिसी बांधा जो हम लोग बैचलर्स कर रहे थे। तो इसके बाद में आपने बीटेक के बाद में आपने गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को आपने फॉर्म वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा। जी सर। तो बीटेक के बाद आपके कौन से ईयर में पहली जॉब मिली, मतलब ऐसा कुछ है, आपने कितने ऐसे एंट्रेंस एग्जाम दिए जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हुए, आपको ऐसा लगा होगा, सपोज करो जैसे कोई जॉब निकली, सपोज को हम मानते हैं कि मैंने ग्रुप डी में फॉर्म डाला, और हम उस चीज़ को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जहाँ तक हमने देखा है बहुत ही टेढ़ी खीर है आज के टाइम पे। बिल्कुल। अगर कोई है जो बैचलर है या फिर बीटेक एमटेक या जो भी हायर प्रेफरेंस का है, और वो इस तक गिर जाता है, कोई आईएएस की तैयारी करने वाला है, कि वो ग्रुप डी में जॉब फॉर्म डालने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमको कोई भी जॉब मिल जाए। बिल्कुल। तो आपने मतलब किस किस चीज़ों में फॉर्म डालना है, और कितने, मतलब एक नॉर्मल काउंटिंग सी बता सकते हो तो ठीक रहेगा, जिससे पता लगे कि भाई, क्योंकि कभी भी कोई सक्सेस होता है तो ऐसा नहीं वो डायरेक्ट सक्सेस होता है। फेलियर जिसकी लाइफ में नहीं आते हैं, जो फेल नहीं होता है, उससे आई थिंक बहुत ही कम सीखने को मिलता है यार। इतने भी मतलब असफलताएं होती है वो कुछ सिखाती बहुत हैं। बिल्कुल। तो कुछ बताना चाहेंगे आप, ऐसे कौन से एग्जाम थे? सर 2018 के बाद तो पहले ये तो ये रहता है कि भाई कॉलेज से निकलने के बाद एक प्रेशर रहता है कि पैसे कमाने हैं, नौकरी लेनी है। तो इस समय जब तैयारी शुरू किया तो ये है कि जो भी फॉर्म सरकारी रिजर्व वेबसाइट पे दिख रहा है, जो भी अपने क्वालिफिकेशन का है वो भरते रहो, कुछ भी मिले बस फॉर्म आ रहा है भरते रहो, एग्ज़ाम देते रहो। तो
एक समय तो ऐसा रहता था कि कि महीने में 3-3 4-4 एग्जाम पढ़ रहे हैं, एक इस हफ्ते पढ़ रहा है, एक 2 दिन बाद पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, कुछ भी, या यूपी ट्रिपल एससी का कुछ भी हो रहा, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो शुरू में क्या हुआ कि शुरू में तो जब नया नया हम लोग एक कहेंगे कि मार्केट में जब नए नए आते हैं, बाजार में जब निकलते हैं एक कच्चा प्रोडक्ट बन के कॉलेज से, तो कुछ पता रहता नहीं है। फिर तो मैंने इलाहाबाद में कोचिंग भी ली। फिर जैसे मेरे दोस्त लोग रहते हैं कि सनी है, एक बालाजी, उन लोगों के साथ मैं पढ़ाई करता था। फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कौन सा चैप्टर कैसे करना है, जो चीज़ें उन लोग की स्ट्रॉन्ग रहती थी मेरे को शेयर करते थे, मेरी कुछ चीज़ें जो पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहते थे उन लोग को शेयर करते थे। तो आप लोग एक साथ में वहाँ पे मतलब इलाहाबाद में? नहीं सर, अलग अलग तीनों लोग अपने अपने घर पे रहते थे। फोन पे जैसे कभी कभी 1-1 घंटा शाम को बात हो गई तो उस पर चर्चा हो जाती थी। शुरू में तो ये रहता था कि सर एग्जाम निकलते ही नहीं थे कि 15-15, 20-20 नंबर का टॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें रहता था चलो पढ़ के भी नहीं गए, नहीं निकला। फिर एक उसके बाद कुछ महीनों बाद एक फेज ऐसा आता है कि जब आपके कट ऑफ से 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, उस समय फिर ज़्यादा दुख होता है। किसी में टाइपिंग है, किसी में रनिंग है, फिजिकल है, उसमें छट रहे हैं, 1-1, 2-2 नंबर से छट रहे हैं। तो उस समय सर ज़्यादा अलग ही हताशा होती थी। लेकिन फैमिली हो गई या मेरे फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों का जो मोरल सपोर्ट है उसका बहुत बड़ा योगदान मेरे ऊपर रहा है, और ऊपर वाले का भी कृपा मेरे ऊपर सर रहा है कि मोरल सपोर्ट मुझे मिलता रहा। फिर भी मैं हार नहीं मारा, करता गया। एक समय ऐसा आता है कि सर सारे एग्जाम निकलते रहते हैं। तो जैसे जो हाई कोर्ट का क्लर्क हो गया, लेखपाल हो गया, और सर एनटीपीसी में टिकट क्लर्क का हो गया, सीनियर टिकट क्लर्क का हो गया। तो ऐसे 3-4 एग्जाम मेरे निकले। सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी DFCCIL की आई, तो सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। DFCCIL मतलब जो इंडियन रेलवे के तहत आता है? जी सर, DFCCIL एक मिनी घटना की PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में आता है। जी सर, और ये सिर्फ मालगाड़ियों का संचालन करता है। मालगाड़ियों का। और इसमें मुझे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी रिसेंट में एक ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है जिसमें ये बताया कि DFCCIL के ऑपरेशन होने के बाद DFCCIL की वजह से इंडिया की GDP में 1% का योगदान हुआ, 1% इंक्रीज हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही खुशी हो रही बताती हूँ। और मैं एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, इसके लिए मेरा जो योगदान रहा है और इसके मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो फाइनली मतलब आपने 2-3, जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो 2-3 पोस्ट की आपने स्टार्टिंग में हुए, तो आपका फाइनली उनमें ऑफर्स आपको मिल गए थे इसके बाद में। बट आपने स्टेशन मास्टर का जो आपने ये था, इसको आपने फाइनल किया। जी, ये वाला पोस्ट जी सर, मतलब अच्छा लगा आपको? हाँ, और सेंट्रल का है आई थिंक? जी सर, सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और आई थिंक स्टेशन मास्टर काफ़ी अच्छा ओहदा माना गया है जी सर, हमारी सोसाइटी में। ठीक है। और मतलब आपकी लाइफ स्टेशन मास्टर की, एज ए स्टेशन मास्टर कैसा, मतलब आप मतलब एज ए स्टेशन मास्टर सर बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है। हम लोग हर दिन एक नए चैलेंज को फेस करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय रहता है कि सुबह 10 बजे से जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, वीकेंड पे छुट्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता है। राउंड द क्लॉक काम होता है, कभी भी बुलाया जा सकता है। और एक रोस्टर ड्यूटी में काम होता है जिसमें 8 घंटे सुबह, कभी 8 घंटे रात में नाइट शिफ्ट लगती है, डे शिफ्ट रहती है, ऐसे शिफ्ट रोटेशन होता रहता है। तो हम लोग उस बॉडी को उस माहौल में एडजस्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो एक फिजिकली भी बहुत ही हम लोगों के लिए चैलेंजिंग रहता है कि उस कंडीशन में अपने फिजिक को कैसे मेंटेन रखें, अपने मेंटल स्ट्रेस को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें कि हाँ कोई भी परेशानी आ जाए या 4-5 चीज़ें एक साथ टास्क आ जाए तो उसमें कैसे एक सुरक्षित ट्रेन संचालन को हम लोग कैसे क्रियान्वयन करें उसका। तो अभी आई थिंक यहाँ पे आके अभी आई थिंक आपकी शादी तो हुई नहीं है? नहीं सर। और कुछ दिनों बाद मतलब आप शादी करेंगे तो आई थिंक आपको शादी में दहेज वहेज लेने का कुछ तो है नहीं ऐसा? नहीं सर, मैं तो डॉरी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और समाज में जैसे ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इसके बेस पे अगर आप कोई देता है या कोई लेता है तो इसका हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। देखिए, जो अपनी खुशी से 1 रुपये भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती मांगो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इस चीज़ का मुझे लगता है कि हम लोगों को विरोध करना चाहिए। और एक हम लोगों का ये दायित्व बनता है, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत लोग जो समाज में पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हम लोग मान लीजिए थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं
तो हम लोगों का सामाजिक तौर पे एक दायित्व बनता है कि जो हमारी जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसका विरोध करें और धीरे धीरे उसको ख़त्म करें। हाँ, मतलब पढ़े लिखे होने का एक मतलब डाउरी हमारे हिसाब से तो बहुत बेकार चीज़ है। बहुत ही अच्छी आपकी सोच है। और ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि अगर कोई सपोज करो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और अच्छा जो आपकी ये जॉब लगी आपने बीटेक किया 2018 में जी, और आपकी ये जॉब लगी आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? सर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, तो कोरोना की वजह से इसका एग्ज़ाम जो है वो डिले हो गया था। फिर इसमें जैसे अभी तो 3 स्टेप हो गए हैं, 3 टीयर में एग्ज़ाम होता है, उस हमारे टाइम पे 2 टीयर में एग्ज़ाम होता था। पहले 1 टीयर फिर दूसरा साइको होता था, उसमें भी काफ़ी टाइम हो गया। तो 2023 में रिज़ल्ट आ गया था, बट जॉइनिंग प्रोसेस जो है वो लेट हुआ था। डीवी हुआ, मेडिकल, उन सब में टाइम लगे। तो ज्वाइनिंग हम लोगों की 13 फरवरी 2023 को हुई थी। डीवी मेडिकल हमारा 22 में ही हो गया था जी। तो वो भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की उसमें थोड़ा सा टाइम ले ही लेते हैं वो लोग, तो इसलिए 23 में हुआ था। अच्छा इस चीज़ पे यानी कि 23 में 18 और 23 मतलब ये जो गैप है 2-5 साल का हो गया। हाँ मतलब ज़्यादा 4.5 से 5 साल, जी सर। ठीक है। जिसमें हम 2 साल तो मान के चलिए कोरोना की वजह से ही हम लोगों के दुनिया वालों को, तो उसमें 2 साल तो उसमें चले गए इसलिए। हाँ और मतलब हम जैसे सपोज को कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है राइट, तो वो किस तरह से अपने आप को फुल्ली फोकस्ड रखे। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है अगर उसको 2 साल या 3 साल अगर उसके मतलब थोड़ा सा समय लग रहा है तो हमारे हिसाब से समाज को झेलना काफ़ी मुश्किल सा होता है। रिलेटिव समाज जो होते हैं बिल्कुल सर। तो वो चीज़ कैसे फोकस्ड रहे और तैयारी मतलब किस तरह से करे? ऐसा आप कुछ फॉलो किया था क्या कोई रूल? सोशल मीडिया वगैरह जैसे बहुत है, सोशल मीडिया आपने बंद करी या फिर ऐसा कुछ क्या फॉलो किया? अपने आप को कहीं ऐसी जगह पैक किया और आप फुल्ली फोकस्ड रहे उस चीज़ पे लेके? तो आपने अगर ऐसा किया भी तो आपने कितने टाइम के लिए किया? सर कोई ऐसा पैक वैक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया का जो भटकाने का काम करता है, तो सोशल मीडिया तो आपको पता भी होगा कि कॉलेज के टाइम पे भी मैं व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं यूज़ करता था। और व्हाट्सएप तो मैं जैसे अभी ज्वाइनिंग के बाद बनाया हूँ। फेसबुक तो मेरा जो है कई सालों से डीएक्टिवेट ही पड़ा हुआ है। और मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहले सर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो हमको एक फोकस करना है कि कैटेगराइज करना है कि हमको कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसको स्पेसिफिक बोला है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने जो गलती की जिसकी वजह से मेरे को समय लगा, ये भी भर देते, वो भी भर देते, वो भी भर देते हैं। कोई 1 या 2 एग्ज़ाम जिसके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आप उसको पकड़ के चलें और उसका सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करो। कभी कभी होता है कि फॉर्म आ गया, हम लोग भर देते हैं, तो पता चला कि उसका जो सिलेबस है, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, तो नहीं निकलेगा और हम लोग उम्मीद लगाएंगे हो जाए। तो ऐसा नहीं है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर जो कंपटीशन में आप जानते हैं कि सब लोग एक से बढ़कर एक लोग आते हैं मैदान में, तो जैसे ऐप्स वगैरह रहते हैं जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज जो आती है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर टेस्ट सीरीज से अपने आप को जैसे एक लिखार करना है। जैसे औजार को और रगड़ते हैं तो एक नोक धार बनता है, अपने आप को और फिनिशिंग देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा इसमें क्या पूछने वाला था मैं भूल गया। ये स्टेशन और डी स्टेशन। हाँ थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने सुना है अगर आप रेलवे में हैं या फिर रेलवे में तो किसी की उसमें हैं तो आपको मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ छूट वगैरह होती है या फिर छूट होती है या फिर कितने % की होती है? थोड़ा सा कुछ क्लियर करेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर जैसे जो इंडियन रेलवे है, जो पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं, इंडियन रेलवे को जो कंप्लाई है उनको जो नियम बने उनके अनुसार कुछ छूटें मिलती हैं कि साल भर में इतने एसी के टिकट, इतने स्लीपर के टिकट पास मिलते हैं, वो फ्री रहते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ DFCCL में, वो एक मिनी रत्ना की PSU है। हम लोगों को ऐसी कोई भी छूट प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो हम लोग नॉर्मली जैसे एक आम जनता चलती है वैसे हम लोग अपना रिजर्वेशन करा के चलते हैं। पूरा उसी तरह से आप चलते हैं? जी सर। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। जी बिल्कुल सर। और भी कुछ ऐसा है तो आप कुछ जो कवर करना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं? एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सर आप कभी इसलिए मत कॉल करिए कि मेरे रिजर्वेशन करा दो या मेरे टिकट कंफर्म करा दो, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैं DFCCL एक मालगाड़ी का ही संचालन होता है, इसलिए ऐसा कुछ मत बोलिएगा। नहीं मैं ये कभी मतलब ऐसा होता है, देखो हमें पता होता है और
जब हम कुछ होते नहीं हैं तब हमको तो लगता है, और मतलब हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, और अब हम उस लायक हो गए हैं कि हम कोई भी हो मतलब, अब इस चीज़ को लेके हम बहुत मतलब कम ही सोचते हैं कि लोगों से रेफरेंस मांगे किसी चीज़ को लेकर, जब वो अच्छी नहीं रहती मतलब, या फिर कोई बड़ी समस्या है तो पूछ लो तो अच्छा होता है। नहीं मतलब मैंने तो एक तरह जैसे मजाक में बोलने भी कही, और दूसरी बात की जब कोई मेरे से बोले और उस चीज़ को मैं हेल्प ना कर पाऊँ तो मेरे को एक मतलब कि अंदर से बुरा लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले से भी ये बोला है। कुछ भी है, लेकिन है तो आप स्टेशन मास्टर जी तो जानते हैं। जी सर, स्टेशन मास्टर है, आप स्टेशन पर बैठते हैं और आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो भी मनगाड़ी पर आती है उस चीज़ को आने जाने का जो भी रहता है उसको। जी जी, तो ठीक है आई थिंक। अच्छा, इसमें मालगाड़ी वगैरह का कुछ भी आपको जैसा हमने देखा है, आई थिंक ये चीज़ प्रॉब्लम होगी, आपके लिए नहीं होगी जी। तो जहाँ तक है हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया जी जी। तो आई थिंक हम पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड पे आए हैं, तो आशा करते हैं आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं हमसे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर भी आप हमको सजेशन दे सकते हैं। और चले चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी आपको, और आगे की वीडियो में और भी हम आप लोगों से मिलाएंगे। किसी को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फिर कुछ मतलब कोई सजेशंस है तो हमको दे सकता है, उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। अभी भी स्टार्टिंग फेज में है, ऐसा करते हैं और पूरा कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। तो और सर मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपने चैनल में मेरे को मौका दिया बोलने का, एक हिस्सा बनाया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा नहीं अभी तो विश्वास है कि आप ऐसे ही फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बीच बीच में मिलते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। नहीं बैठ के फुल आएंगे नहीं ऐसे करो ये